और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। कॉपी पर तुम लोगों ने हेडिंग लगाओ कॉन्टैक्ट एंगल, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। सरफेस और है ना, देखो कॉन्टैक्ट एंगल का जो मेनली जो यूज है ये तुम लोग यूज है कैपिलरी ट्यूब। तो सरफेस टेंशन क्या है, छोटा सा टॉपिक है कॉन्टैक्ट एंगल। तो ठीक हो गया क्या? हाँ, ये तुम लोग कभी देखा है क्या? ऐसे देखा होगा तुम लोग प्रैक्टिकली घर पे देखा होगा। जैसे मान लो कि है ना एक कंटेनर में कुछ है ना कुछ फूड भरा हुआ है, एक कंटेनर में कुछ है ना फूड भरा हुआ है, और मान लो है इसमें देखो प्लास्टिक का, मान लो कि या सॉरी इसमें मान लो कि ग्लास का कोई पाइप है, समझे बात? इस वाले लिक्विड में ग्लास का पाइप है ना एक डुबो दिए। अब पता क्या करना, सुनो, अगर मान लो इसको तुम निकालो ऊपर की तरफ तो पता क्या होगा, थोड़ा सा लिक्विड तो राइज कर जाता है, देखा हो तुम लोग, चिपक के है ना ऊपर चला जाता है, देखा जाता है। या तुम लोग उल्टा सोच लो कि अगर मान लो किसी कंटेनर में एक फुट भरा हुआ है, समझे बात? इसमें तुम क्या करो, किसी ग्लास के पाइप को तुम डालो तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ डिप कर जाता है, देखा हो तुम लोग, समझे बात? तो इसी के बीच हम लोग एंगल वगैरह निकालना है ना, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। एक बार ऐसा करो, एक बार इसको डिफिनेशन लिखने दो, साथ में लिखना तुम लोग है ना, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते, ठीक है? तुम लोग है ना कॉपी पर लिखो एंगल बिटवीन tangent to liquid surface and tangent to liquid surface solid surface at point of contact, अगर आप लोगों को है ना कॉन्टैक्ट एंगल निकालना है तो सबसे पहले टेंजेंट कहाँ खींचेंगे हम लोग, लिक्विड सरफेस में खींचेंगे, है ना, और किस पे खींचेंगे टेंजेंट तुम लोगों को सॉलिड सरफेस के बीच, और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ देखो सॉलिड कौन सा होगा, जिसमें डुबो के रखेंगे, ये ना ग्लास का होगा, सॉलिड क्या होगा, फूड वगैरह होगा, तो लिक्विड वही होगा, है ना। तो इसी के बीच हम लोग निकाल के देखते हैं। ये हो गया तुम लोगों का, मुझे है ना दो डायग्राम बनाने दो, उसके बाद है ना बताते हैं। अच्छा एक पॉइंट तुम और लिखो नीचे देखकर, है ना, कि लिक्विड सरफेस में जो टेंजेंट बनाना है तुम लोगों को, लिक्विड सरफेस पर जो टेंजेंट तुम लोगों को ड्रॉ करना है, लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये होगा तुम लोगों को अवे फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट आप लोगों को ड्रॉ करना है ये हमेशा सॉलिड से क्या होना चाहिए आपका, दूर। और सॉलिड सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये तुम लोग को टुवार्ड्स द लिक्विड, यहाँ तक लिखो। जब भी अगर लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट आप लोग ड्रॉ करोगे हमेशा क्या होगा, सॉलिड से दूर होगा, और सॉलिड सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करना है ये कहाँ पर होगा, टुवार्ड्स द लिक्विड, ठीक है। तो ठीक है, ये मुझे तुम लोग है ना थोड़ा दो डायग्राम बनाने दो, साथ में लिखना चाहेगा तो लिख भी लो, फिर साथ में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ये है ना, ये तुम लोग फॉलो करना, समझे बात को, कि अगर लिक्विड में करना है तो टेंजेंट तो ड्रॉ करेंगे, कहाँ करेंगे, सॉलिड से दूर करेंगे, और सॉलिड केस में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये किसके तरफ करेंगे, टुवार्ड्स लिक्विड, है ना।
सिंपल चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है, समझे दोस्तों। तो डायग्राम तुम लोग बनाओ, फिर बताते हैं कि दोनों में क्या दिक्कत वगैरह है। ये मान लो अपने पास कंटेनर है, तुम लोगों ने साथ बनाते हो। ये अपने पास कंटेनर एक है और इसमें फ्रूट भरा हुआ है। इस वाले कंटेनर में एक फ्रूट भरा हुआ है और इसके ऊपर मान लो कि एक ग्लास का टिप है। क्या है इस पे? इसके ऊपर एक ग्लास का। इस वाले केस में क्या करता है कि जो लिक्विड है क्या करता है, राइज कर जाता है। इस वाले केस में अगर खींचोगे तो क्या होता है, लिक्विड राइज कर जाता है। सही है, चलो ठीक सही। ये यहाँ पे क्या हो जाए, ये तुम लोगों का है वेट सॉलिड। ये वेट का मतलब क्या है तुम लोगों को, भीगा हुआ। वेट का मतलब क्या है, भीगा हुआ। वेट का मतलब भीगा हुआ। यहाँ बना ये तुम लोगों का एक और कंटेनर, इसमें तो वो डिप करेंगे। ये मान लीजिए तुम डाल दिया इसमें एक ग्लास। इस वाले केस में क्या करता है, डिप कर देगा। इस वाले केस में ये क्या करेगा, ये डिप कर देगा। ठीक। इस वाले केस में अगर टैनेट खींचेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला इसे अवे करेंगे और आपका ये और यही एंगल जो हम यहाँ का क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल। इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल। सही है। इसमें कुछ बात और होती है। इस केस में यहाँ थीटा का जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्या ध्यान देना, थीटा है यहाँ जो थीटा है लेस देन कितना है तुम लोगों को, 90 डिग्री। और इस वाले केस में जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म्स मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब है कुछ लिक्विड फॉर्म्स मेनिस्कस। और एक ऐसा फॉर्मेशन करता है तुम लोगों को कॉनकेव। ऐसा करता है इसमें कॉनकेव। ये तुम 10th क्लास से पढ़ा कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। एक ऐसे है आपका कॉनकेव, ऐसे तुम लोगों को कॉनकेव है ना। इसका जो एग्जांपल है मिथाइल आयोडाइड होगा, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड है ना। और इसका जो कांटेक्ट एंगल कितना होता है, 29 डिग्री है ना। एक कुछ है ना इसके नीचे और इंफॉर्मेशन तुम लोग है ना यहाँ पर लिख देना, इससे जो रिलेटेड है। इसका एक और एग्जांपल है तुम लोग का है ना, इम्प्योर वाटर भी है, इम्प्योर वाटर भी है ना। और इस वाले केस में क्या होता है कि लिक्विड क्या करता है, राइज कर जाता है। इस वाले केस में क्या होता है, लिक्विड क्या कर जाता है, राइज कर जाता है ना। और आप लोगों से अगर कोई पूछे, चल मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप लोगों से कोई पूछो कि प्योर वाटर का, प्योर वाटर का कांटेक्ट एंगल कितना होता है, तो इसका होता है 90 डिग्री। प्योर वाटर का जो कांटेक्ट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इस वाले केस में देखो यहाँ क्या होगा, अवे फ्रॉम सॉलिड ये हो जाएगा और यह इस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेशन हो रहा थीटा, और यहाँ थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल, ठीक है। इस केस में अगर देखा गया है कि जो थीटा की वैल्यू आपका क्या है, 90 से ज़्यादा है, समझे बात है। और यहाँ जो मेनिस्कस जो फॉर्मेशन होता है ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, समझे बात। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मरकरी। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मरकरी है ना। और इस केस में क्या होता है कि लिक्विड क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। लिक्विड क्या करता है, डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब क्या है, इस तरह क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, डिप्रेस है ना। और इस वाले खास में एक बात है क्या कि इस वाले केस में क्या है कि डू नॉट वेट सॉलिड्स। बस इतना इंफॉर्मेशन लिखना है, फिर हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। मेनिस्कस 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 वेट सॉलिड। अगर थीटा का वैल्यू अगर लेस देन अगर 90 होगा, और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है तुम लोगों को। लिक्विड वाले केस में क्या है कि अवे फ्रॉम सॉलिड होता है, और सॉलिड वाले केस में क्या टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है तुम लोग, टुवर्ड्स द लिक्विड।
towards the liquid solid. तो ये क्या बोलना, देखो हो गया। ये इस वाले केस में क्या है ना, इसको देखो बाहर निकाल दिए हैं, तो देखो लिक्विड देखो राइज कर गया। इस वाले केस में लिक्विड क्या राइज कर गया, देखा हो तो चिपक के बाहर आ जाता, ठीक है। ऊपर से अगर डालोगे तो क्या यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो इसका जो हाइट है वो क्या कर जाता है, डिप्रेस कर जाता है। मैं बताता हूँ, हो गया। अरे बोला यार, ठीक है लिखे रहा है न न न न न न, हो गया। देखो ये ध्यान देना, इस वाले केस में है तो हम बोलेंगे कि जैसे अगर मान लो कि तुम लोग को है ना एंगल तो निकालना हम लोग को है, किसके बीच, एक टेंजेंट हम लोग खींचना है किसके बीच, लिक्विड पे, और एक टेंजेंट हम लोग किस पे खींचना था, सॉलिड पे, समझे बात। अब देखो लिक्विड वाले केस में क्या था कि टेंजेंट ड्रॉ करना है अवे फ्रॉम सॉलिड, ये क्या। अब देखो जैसे मान लो कि ये लेयर यहाँ पे चढ़ गया, ध्यान देना ये जो लेयर यहाँ पे से चढ़ गया था, है ना। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, यहाँ पे देखो सॉलिड वाला भी है और इसका फ्लूइड का भी लेयर है, समझे बात। अब यहाँ देखो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ये आएगा, ये आएगा क्या, लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो देखो ये आएगा, यही है ना। अब देखो हम लोगों को लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक करना अवे फ्रॉम सॉलिड। अवे फ्रॉम सॉलिड का मतलब क्या है, सॉलिड से दूर करना है, इसका मतलब इसको मिटाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, यही आएगा ना इस केस में। और एक देखो ये सरफेस किसका बच गया, तुम लोगों को ग्लास का जो सरफेस है ये किसका बच गया, तुम लोग सॉलिड को। तो सॉलिड वाले केस में टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये करना है टुवर्ड्स द लिक्विड। अब देखो लिक्विड अंदर है तो टेंजेंट देखो ऐसे ही आएगा, और इसी दोनों टेंजेंट के बीच एंगल को हम क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, समझे बात को। अब यहाँ से पता चल रहा है कि इस वाले केस में क्या है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, ये देखो 90 से कम है, समझे बात। इस केस में ये जो मेनिस्कस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला ये जो मेनिस्कस, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनिस्कस। इस मेनिस्कस जो फॉर्मेशन कर रहा है क्या, तुम लोग कॉनकेव है, 10th क्लास में तो पढ़े हो ना, इस वाले क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, और इस वाले क्या बोलते हैं, ये इस वाले बोलते हैं कॉन्वेक्स, समझ रहे बात। ये बन रहा है तुम लोग कॉनकेव बच रहा है, ये कैसा बना तुम लोग को, कॉनकेव, समझे बात। और इस वाले केस में क्या देखिए कि लिक्विड का जो हाइट है वो क्या करेगा, तो राइज करेगा, स्टार्टिंग में इतना था तो इतना से राइज कर गया, समझ रहे बात। वही बात यहाँ लिखा हूँ, इस वाले केस में क्या होता है, लिक्विड राइज कर जाता है। और एक बात ये भी है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से अगर मान लो कि कम है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो सॉलिड है ये क्या हो जाता है, भीग जाता है। वेट का मतलब क्या है, तुम लोगों को भीग जाता है। इस वाले केस में देखो, और मान लो कि अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 90 होता है, कितना होता है 90 का मतलब यही होने से मान लो कि लिक्विड वगैरह है, ये मान लो कंटेनर है, ये फुल भर गया, तो 90 का मतलब यही है ना कि ये जो टेंजेंट हो गया टुवर्ड द लिक्विड, ये कैसे हो जाएगा, तब देखो लाइन 90 बनेगा ना इस केस में। अरे बोला यार, ठीक। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में अगर मान लो डुबो दिए, समझो बात, तो क्या होगा, यहाँ जो है ना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा, देखो डिप्रेस हो गया। अब देखो टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस वाले केस में देखो लिक्विड का तो सरफेस है, अब टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो टेंजेंट पूरे टेंजेंट ले आएगा, समझे बात। लेकिन लिक्विड जो सरफेस है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे क्या होगा, सॉलिड से अवे होगा, अवे का मतलब कि इसको हटा देंगे, अवे का मतलब से दूर होगा ना, इसको लेंगे। और सॉलिड टू टेंजेंट कैसे होगा, टुवर्ड्स द फ्लूइड, देखो फ्लूइड नीचे है ना, इस वाले केस में आएगा। अब देखो इन दोनों के बीच एंगल है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, कांटेक्ट एंगल, और यहाँ मालूम चल रहा है कि थीटा है देखो 90 से ज्यादा है, समझे बात। तो अगर मान लो कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 से अगर ज्यादा है, तो जो मेनिस्कस जो फॉर्मेशन करता कौन सा करता, कौन है ना, कॉन्वेक्स, देखो बस कॉन्वेक्स दिख रहा है। और इस वाले केस में क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस का मतलब क्या है, हाइट क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, समझ रहे बात को। ये बेसिक बात थी तुम लोगों को कांटेक्ट एंगल से रिलेटेड। अब इसका देखो यूज हम लोग कल पढ़ेंगे कैपिलरी ट्यूब में, इसमें पढ़े हम लोग है ना कैपिलरी ट्यूब में, कि किसी फ्रूट वगैरह में है ना जो फ्रूट राइज क्यों करता है, समझे बात को। जैसे मान लो कि देखा होगा तुम लोग है ना दिवाली वगैरह में कि दिए में अगर रुई अगर है ना रुई डाल दो तो है ना तेल रिश्ते रिश्ते ऊपर चढ़ जाता है, समझे बात। तो है ना वहाँ पे कैपिलरी एक्शन वगैरह होता है। तौलिए में क्या देखे हैं
कि एक तरफ से मान लो कि नहाकर आप तौलिए खोस लो, तो कुछ समय के बाद क्या था पानी दूसरे तरफ भी चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर तौलिए थिकनेस कुछ न कुछ तो होगा, इसका मतलब क्रॉस करके दूसरा तरफ गया होगा, समझ रहे हो? और तब उतना तो राइज किया है ना। तो ये बातें हम लोग कल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं क्या रिएक्शन है, कैपरेटिव वगैरह कुछ है ना। बात और करो थोड़ा सा एडेसिव वगैरह क्या होता है, ये पता क्यों होता है, ये रीजन इस तरफ वाला इससे है ना, इसका तो मैं रीजन बता रहा हूँ अभी। कुछ बातें थोड़ा सा और लिखो। परसों वाली क्लास में बताया था ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव क्या होता है। सेम मोलेक्युल्स के बीच अगर फोर्स लगता है उसको कोहेसिव बोलते हैं, और डिफरेंट मोलेक्युल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एडेसिव बोलते हैं। ये अपनी बात हुई थी। अच्छा बताओ, अगर मान लो कि ग्लास के टेबल पर दो बूंद रखे, एक पानी का बूंद रखे, एक मरकरी का बूंद रखे, बताना कौन पहले फैल जाएगा या कौन ज्यादा फैल जाएगा? वाटर पहले फैलेगा। क्यों? कि वाटर मोलेक्युल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी कम है एज कंपेयर टू मरकरी, तब तो फैल जाता है। तो तुम लोग है ना फिर थोड़ा सा कॉपी पर लिख लो कि ये कोहेसिव फोर्स क्या है। कोहेसिव फोर्स, और इधर है आप लोगों का एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और इधर है एडेसिव फोर्स। सबको पता है कि कोहेसिव फोर्स लगता है सेम काइंड्स ऑफ मोलेक्युल्स के बीच, सेम काइंड्स ऑफ मोलेक्युल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव। और एडेसिव में क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोलेक्युल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेसिव। उसको क्या बोलते हैं, एडेसिव। ये मान लो कि अपने पास एक ग्लास सरफेस है, ये अपने पास क्या है, एक ग्लास सरफेस है, और यहाँ पे मान लो कि एक वाटर ड्रॉप पहले मान लो, ठीक है कोई नहीं मान लेंगे। ये मान लो कि है ना वहाँ वाटर ड्रॉप रखे और ये हो गई, यहाँ पे क्या है तुम लोगों को वाटर ड्रॉप, और यहाँ पे क्या है तुम लोगों को, ये है मरकरी ड्रॉप, ये है तुम लोगों को मरकरी ड्रॉप। इस वाले केस में क्या देखा गया, इस वाले केस में कि फोर्स बिटवीन वाटर मोलेक्युल्स और वाटर मोलेक्युल्स फोर्स है, ये क्या है आपका लेस देन फोर्स बिटवीन वाटर मोलेक्युल्स एंड ग्लास मोलेक्युल्स, है ना। और सबको पता है सेम मोलेक्युल्स में फोर्स लगेगा, यानी इस वाले केस में जो कोहेसिव फोर्स लेस देन कौन सा है तुम लोगों को, एडेसिव फोर्स। ये बात मैं किसकी कर रहा हूं तुम लोगों को। और एक बात ये भी है इसलिए कि वाटर का जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कितना होता है 0.075 न्यूटन मीटर। और इस वाले केस में क्या देखा गया, ये पूरी बात कहानी कहाँ लिखना तुम लोगों को, वाटर ड्रॉप में। मरकरी ड्रॉप में क्या देखा गया कि अगर मान लो कि है ना ये पूरे में अगर मान लो सरफेस पे नहीं फैल रहा, इसका मतलब क्या है कि फोर्स बिटवीन मरकरी एंड मरकरी मोलेक्युल्स के बीच जो फोर्स है वो ग्रेटर देन कितना है कि फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास मोलेक्युल्स। और इस वाले केस में क्या होगा कि कोहेसिव फोर्स, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ना, कोहेसिव फोर्स लेस देन कौन सा है तुम लोगों को, एडेसिव फोर्स, एडेसिव। और देखो मरकरी का जो सरफेस टेंशन है, मरकरी का सरफेस टेंशन है वो क्या ज्यादा होगा 0.465 न्यूटन पर मीटर। ये यहां तक तुम लोग है ना लिखो, थोड़ा सा बताते हैं।
हो गया। नहीं। शम 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 शम। हम पूजा करके आएंगे प्रसाद इधर। हो गया। नहीं। नी 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 मधु का नंबर नहीं दिया, तुम बताओ कितनी तुम नाइंसाफी कर रही हो। हो गया। दो तो तुमसे टच में हो गया, अंशु टच में हो गया। क्या? अरे अंशु के टच में हो गया जो 12th में थी वो। अरे अंशु दीदी तुम्हारी यार नहीं पता बोल रही है। हाँ नहीं पता मुझे। मतलब टच में हो ना तुम? हाँ पर बात थोड़े करते हैं। फिर किस बात की टच में हो? सबसे रोज बात ही कर रहे हैं। रोज थोड़े मैं बात कर रहा हूँ, रोज कौन बातें करता है? रोज तो गाने से बात नहीं करता है, ऐसी बातें कर रही हो। रोज इंसान वापस बात नहीं कर पाता है। अच्छा रिजल्ट जानना है। हो गया। अरे बोले ठीक है ना। देखो ये जो तुम लोग को बताया था, ध्यान देना। देखो जी ये है ना, देखो अपने पास देखो 2 ड्रॉप है, 2 फ्रूट है। एक देखो वाटर का ड्रॉप है, एक मरकरी का। और इसको देखो किस पे रख दिए हम लोग हैं? ग्लास के सरफेस पे। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो 3 चीजें हैं। एक देखो ग्लास के सरफेस पे रखे हो, एक देखो ग्लास के मोलेकुल्स हो गए। बात समझ में आएगी? इसके ऊपर देखो वाटर का तुम ड्रॉप रख दिए, एक आपका वाटर ड्रॉप के मोलेकुल्स हो गए। समझे बात? और एक यहाँ पर अगर मान लो कि मरकरी रखे हैं, एक आपका यहाँ पर मरकरी के मोलेकुल्स हो गए। क्या अब ध्यान देना, जैसे तुम वाटर के अगर मोलेकुल्स को तुम है ना इस वाले सरफेस पे अगर रखते हो, इसका मतलब क्या है? देखो ये फैल जाता है। इसका मतलब यही है ना कि इस वाले केस में क्या होगा? फैलने का मतलब यही है ना कि वाटर मोलेकुल्स और ग्लास मोलेकुल्स जो फोर्स अट्रैक्शन काफी ज्यादा है कि अट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया? आपका यहाँ से क्या हो गया? फैल गया। समझ रहे बात? वही बात लिखा है इस वाले केस में कि फोर्स बिटवीन वाटर मोलेकुल्स और ग्लास मोलेकुल्स ज्यादा है। इस वाले केस ग्लास मोलेकुल अट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो गया? फैल गया, है ना। और फोर्स बिटवीन वाटर क्या है? कम। समझ रहे बात? अब देखो यहाँ पे अगर वाटर और वाटर का फोर्स लगेगा, देखो सेम मोलेकुल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखो वाटर ग्लास के भी जो फोर्स लग रहा है इसको क्या एडेसिव बोल रहे हैं। क्यों? यहाँ देखो डिफरेंट मोलेकुल्स है। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो सरफेस पे अगर पानी वाटर ड्रॉप को रखते हैं तो फैल जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ उस वाले केस में एडेसिव फोर्स का मान ज्यादा हो जाता है और कोहेसिव को क्या होता है? कम हो जाता है। अब इस वाले मरकरी वाले केस में देखो, अगर मान लो कि मरकरी देखिए ज्यों का त्यों यहाँ पे मान लो कि रह जाए, इसका मतलब यही है ना कि मरकरी मोलेकुल्स में फोर्स अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। देखो यहाँ भी तो मरकरी के मोलेकुल्स टच में आए और ग्लास के मोलेकुल्स आपस में टच में आए, यहाँ पे कुछ न कुछ फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा होगा। लेकिन क्या है आपका एक कम है एज कंपेयर टू आपका, इसके अंदर इतना इंटरनल फोर्स ज्यादा है, इसको क्या कर रहा है? आपका नेगेट कर रहा है। यानी वही बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन मरकरी ज्यादा है और मरकरी ग्लास के बीच कम है, इसलिए आपका फैलता नहीं। अंदर इतना है ना, इतना आपका मोलेकुल फोर्स ज्यादा है कि है ना। और इस वाले केस में क्या हो गया कि कोहेसिव फोर्स का मान जाए। कोहेसिव में क्या बोल रहा है कि मरकरी के बीच में लग रहा है कि ग्रेटर देन क्या है तुम लोगों को? एडेसिव फोर्स। समझे बात को? और एक बात देखो है ना, ये तो बात बताने का लॉजिकली हो गया। एक बात तुम इसमें समझ सकते हो कि सरफेस टेंशन क्या है कि वाटर कितना होता है? 0.075। समझे बात? और मरकरी का कितना होता है सरफेस टेंशन तुम लोगों को? 0.645। अब ध्यान देना, ये जिस लिक्विड का देखो सरफेस टेंशन में देखो जितना ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या है? उतना ही एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा, तो मिनिमाइज करने का मतलब उतना ही जल्दी सिकुड़ेगा। समझे बात? और जो सिकुड़ जो है ना, आज देखो जो लिक्विड देखो जितना कम सिकुड़ेगा, जितना ज्यादा सिकुड़ेगा उतना ही कम फैलेगा। देखो इसके सरफेस टेंशन का मान है ना मरकरी वाले का काफी देखो ज्यादा 0.46। समझे बात? उतना ही क्या होगा? एरिया अपना मिनिमाइज करेगा। समझे बात? तो मिनिमाइज करने का मतलब क्या? उतना ही कम फैलेगा। इसका देखो सरफेस काफी कम है। समझे बात? तो कम है तो कम मिनिमाइज करेगा तो ज्यादा फैलेगा। तो है ना, इस वाले लॉजिक से भी तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और ज्यादा करोगे तो कोहेसिव और एडेसिव का भी कंसेप्ट आ सकता है। समझे बात को? एक छोटा सा डायग्राम मुझे और बनाना है, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। रफ कर दे इसको।
देखते हैं बेसिक। इसका कल लास्ट है, इसका कल फ्लूइड मैकेनिक्स का लास्ट क्लास है, कल खत्म कर देंगे कैपेसिटी वगैरह। परसों से अपन शुरू कर देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएफ, बुधवार को है ना। और मुझे लगता है कि है ना 8-10 तक खत्म हो जाएगा, 10 तक 11 तक मैक्सिमम, है ना। तुम्हारे माइंड में सब बातें नहीं चलना चाहिए। चल ये इसके पीछे लॉजिक थोड़ा सा बना लो, है ना। अगर बात करें, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वाटर ड्रॉप पे बात कर लेता हूँ। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर मान लो कि लिक्विड सरफेस, ये तो साथ बनाना शुरू कर दो तुम लोग, है ना, साथ बनाना शुरू कर दो। ये मान लो कि ग्लास का पाइप है। सर हम तो क्या करें सर, हम तो लुटिया सर, जिंदगी में सर कुछ रहा ही नहीं सर। इस वाले केस में क्या देखा गया कि फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास लेस देन किसका है, फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। तो वाटर और ग्लास के यहाँ फोर्स ज्यादा है, तो फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास यहाँ कर देते हैं, और इधर फोर्स लगा देते हैं तुम लोगों को, फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। अब obvious सी बात है कि जिधर फोर्स का मान ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इस वाले केस में F नेट का मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखो इस वाले केस में तुमको बताया था कि जब भी अगर लिक्विड पे अगर नेट फोर्स क्या होता है, लिक्विड के सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं जितना मतलब। यानी इस वाले केस में क्या होगा कि ये तो ग्लास का सरफेस सही है, और अगर मान लो कि अगर F नेट अगर इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो लिक्विड सरफेस का इसी परपेंडिकुलर होगा। यानी इस वाले केस में क्या होता है, राइज कर जाता है। सही है। एक बात यहाँ लिख देना क्या, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज, ये बात हम बताए थे तुम लोगों को, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। और अगर बात करें सेकेंड वाला क्या ड्रॉप दिए थे, मरकरी दिए थे। मरकरी से मरकरी तो जिंदगी में मरकरी हो गया मेरा। ये मान लो कि मरकरी का सीन, ये मान लो सिर्फ ग्लास कटिंग डाल दी, ग्लास। इस वाले केस क्या देखे थे, मरकरी वाले में ही था ना कि फोर्स बिटवीन आपका मरकरी एंड मरकरी मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। इस वाले केस में क्या होगा कि फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास इधर हो गया, और ये वाला तुम लोग हो गया फोर्स बिटवीन मरकरी एंड मरकरी। इस फोर्स का मान ज्यादा था तो नेट फोर्स इस केस में है। क्या हो गया, वहां पे परपेंडिकुलर फोर्स कहां है, कौन सा, मतलब ऊपर सबसे ऊपर तुम्हें बोले पता था हमको। एक बार लिखो तुम कहाँ चिंता करती। यानी इस वाले केस में अगर नेट फोर्स अगर निकालना चाहोगे तो ग्लास का टिप हो गया, अब इसमें नेट फोर्स अगर निकालोगे तो सरफेस पे क्या होगा, ये हो जाएगा। एक बार तुम लोग है ना इसको लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले बताया था ना कि जो फोर्स लगता है लिक्विड के सरफेस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। बताया था क्या तुम लोगों को? यस, उसी बात को समझिए ध्यान से। लिक्विड सरफेस पे राइज करेगा, लिक्विड सरफेस पे वो करेगा। हो गया? क्या बोल रही है? नमक व्हाट डू यू मीन नमक? हो गया? नहीं, नेट फोर्स देखो जिधर ज्यादा होता है, रिजल्टेंट फोर्स उधर ही होता है। कैसी बातें कर रहा सर, मुझे पता नहीं पड़ रहा सर। अरे भैया तुम तो लोग दूसरे हट जाते हैं। मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ जो
KTG बायोन्सी थ्योरम, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हो गया सर? हो गया। ये इसको समझा भी दे यार, ये छोड़ दे इसको। हाँ जाइएगा। अरे क्या करो समझ, हमारी खुद समझदारी खराब हो गई। हाँ देखो देख रहे क्या, देखो है ना, ये वाटर वाले केस में क्या था कि वाटर और ग्लास में फोर्स लग रहा था, काफी ज्यादा लग रहा था, और वाटर मोले को जो फोर्स लग रहा था काफी कम लग रहा था। अब देखो इस वाले केस में क्या है, ग्लास में है ना, इस वाले फुट में देखो ग्लास में डाल दिए, और देखो एक फोर्स मान लो कि इधर लग रहा है, किसके बीच, वाटर और ग्लास के बीच, एक फोर्स इधर लग रहा है तुम लोगों को वाटर के बीच। अब देखो इस वाले केस में क्या देखो, वाटर ड्रॉप में देखो फैल जा रहा था, मतलब इस फोर्स का मान ज्यादा था। इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो कितनी तरफ होगा, देखो जिस तरफ देखो नेट फोर्स का मान ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू उधर होगा, तो उस तरफ ही होता है। यानी इस वाले केस में इफेक्ट ऐसे आ जाएगा। अब देखो तुमको बताए थे कि जो फोर्स होता है लिक्विड सरफेस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब देखो नेट फोर्स ऐसे जा रहा है, इसका मतलब लिक्विड सरफेस को ऐसे बनेगा, तब तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी इस वाले केस में क्या हो रहा था, लिक्विड क्या कर जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में मरकरी वाले केस में क्या थे, देखें कि फोर्स बिटवीन मरकरी मोलेकुल्स भी देखो ज्यादा था एज कंपेयर टू है ना फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास। यहाँ पे देखो दो फोर्स निकाला, इधर मान लो कि फोर्स लगा था मरकरी और ग्लास के बीच, इधर फोर्स किससे लगा था हम लोग को, मरकरी एंड मरकरी के बीच। इस वाले केस में क्या देखिए इस फोर्स का मान ज्यादा था, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स भी तो इसी तरफ आ गया, समझे बात। यानी इस वाले केस में अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका मतलब है ना कि लिक्विड कैसे हो जाएगा, तो इस वाले केस में क्या होगा, तुम लोगों को डिप्रेस करेगा। यही बात की अभी देखो यहाँ पर क्या है, तुम लोगों को परपेंडिकुलर हो गया क्या। एक तुम लोग है न्यूमेरिकल करो, ये बात हम लोग बताए थे कि लिक्विड सरफेस पे जो फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर। तुम लोग है ना कुछ क्वेश्चन करो जेई का, अब तुम लोग का नींद खुलेगा, नींद के साथ नहीं खुलेगा सर, नींद का कैसे, जो इंसान अगर 10 महीना बिल्डिंग चल रहा है 5 महीने में ऐसे चढ़ जाओगे, नींद में तुम बोले है ना। देखो जो बच्चे हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि है ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे फिजिक्स में यार लगता है कि 2000 के ऊपर है, इतने फार्मूले वगैरह हैं। नीट वाले बच्चों का इसमें सिंपल है, इसको तुम रामबाण बना लो, है ना, नीट वाले के लिए। तो स्पेलिंग गलत है, कैपिटल में होता है। नीट एग्जाम है ना, पढ़े लिखे लोग करें, ठीक है, वो समझ जाएंगे। देखो नीट जो है ना, जितने तैयारी करते हैं सबसे टफ सब्जेक्ट है उनकी जिंदगी में यही है, केमिस्ट्री। पागल वागल और केमिस्ट्री को टफ लग रहा है ना, तो प्लस छोड़ दो फिर। नीट केमिस्ट्री रटा मारना है। अगर तुम्हारे हम ही पढ़े, देख मेरे पापा पढ़े हाइड्रोजन H2 होता है, H होता है मान लो इसका, ठीक है, हम यही पढ़े, मेरा बेटा यही पढ़ेगा और आगे यही पढ़ेगा, समझ रहे बात। बेंजीन ने बना था तो यही बनते रहेगा जिंदगी भर। नीट जो तैयारी करते हैं वो सबसे जो टफ सब्जेक्ट उनकी जिंदगी में देखो फिजिक्स है, ये है हकीकत। फिजिक्स से देखो है ना, जो नीट वाले तरीका देखो यही है कि देखो जितना जो फार्मूला वगैरह है, सबसे पहले फार्मूला को लिखो और उस फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल नीचे लिखो, एक नोट्स बनाओ, फिर दूसरा फार्मूला लिखो और इसी फार्मूला से रिलेटेड एक नोट्स बनाओ, एक न्यूमेरिकल लिखो। मतलब फार्मूला न्यूमेरिकल ऐसे कर तुम एक कॉपी बनाना पूरी 11 12 का, उसमें तुम क्वेश्चन आ जाएगा। नीट वाले बच्चों को देखो और फार्मूला याद है, अब उससे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन आता है। जैसे मान लो तुमको हम बताए थे, अगर मान लो याद है कि टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला कितना होता, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला कितना याद है क्या तुम लोगों को, 2/9। अब किसी याद ही नहीं होगा, 2/9 क्या था, एटा सिग्मा, एटा नहीं था, 2/9 सिग्मा माइनस क्या था आपका रो, बोलना इनटू जी अपॉन क्या था, एटा था क्या, यही था ना, इसमें कुछ एक मिसिंग है। 2/9 सिग्मा माइनस रो जी इनटू कितना था, अरे हम फिर हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा, है ना, फिर हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा क्या, अरे ही मान लो हम ये नहीं बोल रहे, देखो हाँ आर की हो जाएगा, आर होगा आर की होगा नहीं, एक बार चेक कर, वो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा, ये तो बोल रहे। अब देखो यही है हम वही आर कैसे हो जाएगा, ज्यादा करते तो हम डेरिवेशन करते भी है ना। देखो ध्यान, अब ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला यही है ना,
देखो अब है ना, बच्चा जैसे मान लो कि एक तो याद नहीं हो, दूसरे अगर मान लो याद भी हो गया ना तो कंफ्यूज करेगा, यहाँ सिग्मा क्या है, रो क्या है, समझे बात को, बीटा क्या है, बात समझ में आ रहा है क्या, वहाँ बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास अगर मान लो कि अगर छोटा सा अगर नोट्स वगैरह है, अब तुम इस फार्मूला को लिख दिए और नीचे मान लो कि इसके इसी फार्मूला में न्यूमेरिकल तुम लिख दिए तो तुमको याद रहेगा, सिग्मा क्या है तो सॉलिड का डेंसिटी, रो क्या है फ्लूइड का डेंसिटी, एटा क्या है कोएफिशिएंट विस्कोसिटी वगैरह, समझ रहे हो बात को। इसमें तुम मतलब मालूम रहेगा, इसमें तुम पुट करोगे कैलकुलेट कर लोगे, समझ रहे हो बात। बच्चा जब 11th 12th में इतने है ना फार्मूला वगैरह बच्चा याद ही नहीं कर पाता है अभी क्या। और मैं नीट को हमेशा कहता हूँ केवल तुम लोग मेरा नोट्स अगर क्या है, लेकिन नोट्स में इतना बड़ा नोट्स हो जाता है, लगता है 10-12 कॉपी अगर हो जाता है, बच्चा से याद नहीं कर पाता। 4 कॉपी ऐसे ही हो गए, अभी तो कुछ नहीं है, 12th में और होगा। वही बोल रहा हूँ ना कितने, अब ये क्या है न्यूमेरिकल नहीं याद करती है उसमें, नहीं उसमें न्यूमेरिकल्स भी हम बनाते हैं। तो कहने का मतलब यही है ना कि अगर तुम लोग देखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। एक कॉपी बढ़िया सा लो, उसमें है ना फार्मूला न्यूमेरिकल कर दो 11th 12th तक, अब उसे तुम बार-बार रिवाइज करो, फार्मूला भी याद हो जाएगा, कम पढ़ना ही पड़ेगा, समझे बात को, तो जल्दी हो जाएगा। ऐसा बहुत मुश्किल है हकीकत। अब देखो इसी वाले केस में देखो ना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, हम पता क्या करते हैं, हम डेरिवेशन कर लेते फिर, समझ रहे हो बात। अब तुम लोग क्या डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक तो करो यार, है ना, अगर करना है क्वालिफाइड तक, नहीं तो अब ऐसे ही करना है डेली तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आजकल बच्चे है ना कि जैसे मान लो कि 12th कर लिए, आखिर ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप क्यों लेना है यार, ड्रॉप बच्चे क्यों लेते हैं, ये ड्रॉप अगर बच्चा लेगा वही शुरू होगा डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, हीट ट्रांसफर, केटीजी, यही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम 11th से सही पढ़ाई नहीं की, या मान लो 12th का कोई पोर्शन पढ़ाई करा, 12th की पढ़ाई नहीं की, समझे बात। तो तुम लगता है ना कि मान लो कि बच्चा ड्रॉप लेता था, काउंट नहीं होता, काउंट होता है। क्या काउंट होता है? काउंट का मतलब अगर मान लो कि अगर तुम अगर आगे जाओगे मतलब जॉब में जाओगे, वहाँ पूछता है कि आपने गैप क्यों किया था। हाँ। जैसे मान लो उसमें 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मान लो कि है ना उसका कहीं एकेडमिक गैप नहीं है और तुम्हारा गैप आ गया, जैसे मान लो कि तुम है ना 2024 में तुम +2 किए और 1 साल गैप करके तुम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तुम, तो आप क्वेश्चन पूछेगा ना 1 साल क्या कर रहे थे आप, कई साल 2 साल भी गैप कर लेता है, जवाब क्या रहेगा, बीमार पड़ गए थे 1 साल। तो फिर हम तैयारी के लिए क्यों लिए भैया, ऐसे आपने पढ़ाई नहीं करी थी पिछले साल 2 साल के लिए, समझ रहे हो बात। वो अलग बात है, लेकिन मैं ड्रॉप क्यों करना, अगर मान लो कोई अलग चीज पढ़ाता तो है ना, इसका मतलब क्या है जो समय मिला है काफी होता है, समझे बात। 2 साल समय मिलता है काफी होता है, लेकिन बच्चा क्या है ना कि सिस्टमेटिक नहीं रह पाता, दिक्कत यही है। अब अनुप्रिया को देखो, पापा सब शादी में चलना, चलो पापा क्या दिक्कत है, हमें नहीं बोल रहे, ये छोटी गलतियां बहुत काउंट होती हैं। और मैं हकीकत बताऊं, नीट का एग्जाम बहुत टफ है। तुम ऐसे इमेजिन करो ना यार कि 720 में तुम लोग को 600 नंबर प्लस लाना, तुम समझ रही हो, मतलब तुम लोग को है ना 4 में से मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको सही करना पड़ेगा, यही तो मतलब हुआ ना। आई कहने की ये नहीं कि तुमको मान लो कि एक पढ़ा दिए क्वेश्चन मान लो कि समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गया, मस्कोर कर देंगे, पूरे तुमको 11th 12th तुमको कमांड होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। वो जुबान पे रहेगा तब जाके कॉलेज मिलेगा। इसके लिए क्या है कि तुमको डेली 16-17 घंटा पढ़ना पड़ेगा रूम में बंद होकर, दुनिया में क्या चल रहा है उसको तुम है ना वो करना पड़ेगा यार। एक बच्चा का कुछ दिन पहले देख रहे थे, उसके बायोलॉजी में पूरे मार्क्स थे, इसका मतलब क्या है, वो पूरे बायोलॉजी रट्टा मार लिया होगा। कई बच्चों के नीट वाले फिजिक्स में पूरे नंबर आते हैं, 720 में 720 आ जाते हैं, मतलब ये फिजिक्स वाले कोर्स में बात करें, इसका मतलब क्या है, कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हो, पूरे कमांड 11th 12th। या तो मान लो कि एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, उसके न्यूमेरिकल में दिक्कत आ जाती है। एक बच्चा कोई बोलता है ना सर मेरे पास समय नहीं है, डिस्ट्रैक्शन काफी, ऐसा कुछ नहीं होता, मन बना के बैठो यार, है किताब कॉपी लेकर बैठो, ठीक, बस ये मान के बैठो मुझे करना है तो करना है, उसके लिए है ना, इसके सिवा अगर कुछ भी अगर दिमाग में बात है तो इसका मतलब कि अपने गोल से काफी दूर है। और एक बात देखो ये भी है, जैसे मान लो कि अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का है, उसको नीट करना है ना, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह में बहुत पैसे लगते हैं। जब हम कॉलेज में थे, मुझे अभी याद है, मेरे पड़ोस के आए थे, वहाँ पे क्या है न्यू से ना तो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, मतलब है ना जयपुर में, मतलब मेडिकल बहुत फेमस है ना, वहाँ पे बहुत मतलब आते रहते हैं, अफ्रीका वाले ज़्यादा करते हैं। 20 लाख वहाँ डोनेशन है, जिसे कोई मतलब नहीं है, डोनेशन का मतलब यही हुआ ना, जिसे कोई मतलब नहीं है,
उसका मतलब क्या है, आप टेबल के जो पैसे दे दिए हो, समझे बात। उसके बाद तुम्हारा ट्यूशन फीस 1 साल का, हॉस्टल फीस, अदर चार्जेज, समझ रहे बात। 5 साल में ले लेता है। नहीं वो तो वो एक साथ लगता है वो तो 1 by 1 अगर करके भी देखोगे तो मुझे लगता है कि 1.5 करोड़ के आसपास जाता है प्राइवेट कॉलेज की फीस। 1.5 करोड़ मान लो तुम कर दिए, उसके बाद तुम्हारी जॉब कितनी की लगेगी, 50,000 रुपये। क्योंकि देखो जो लड़का मान लो कि एमबीबीएस करता है, ध्यान एमबीबीएस करने के बाद उसके पास मान लो कि है ना, फिर किसी के अंदर काम ही तो करेगा ना यार, 1-2 साल तक 3 साल तक बड़े डॉक्टर के नीचे काम करेगा। क्योंकि कॉलेज में बच्चा थोड़ा सीख पाता है, कॉलेज में क्या उतना बहुत कम ही होता है ना। उसके बाद अब तो 3-4 साल तक वो काम करोगे तुम। अब देखो बच्चा मान लो कि 20 साल तक कॉलेज में जाना शुरू किया, 25-26 साल तक वो एमबीबीएस करता है, समझे बात। हाँ फिर 3-4 साल तुम काम करोगे, किसी बड़े डॉक्टर में अंडर काम करोगे, समझ रहे बात। तुम्हारी एज कितनी 30 प्लस हो जाएगी, हो जाएगी नहीं फिर भी हाँ, वो तो अलग बात है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यार थोड़ा सा एफर्ट डालो। अगर मान लो तुमने ड्रॉप भी ले लिया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्रॉप कौन बच्चा लेता है, जिसको लगता है मान लो कि नंबर आ रहा है 550 से ऊपर आ रहा है, तो उसको लगता है थोड़ा सा और मार देंगे ना तो आगे बढ़ सकते हैं। और मान लो जो फर्स्ट ईयर टेम में 12 के साथ अगर मान लो कि नंबर आ रहा है 200 150, फिर तो मुझे तो नहीं लगता है ठीक। इसका मतलब यही हो गया ना कि पूरे 2 साल तुम पढ़ाई नहीं किए हो, यही मतलब हुआ ना। फिर कहने का मतलब वही है कि अभी जो है ना रूम पैक करो और रट्टा मारो। जो कि मेहनत बायोलॉजी जो पोर्शन है वो करो, क्वेश्चन कितना बन रहा है, क्वेश्चन अगर मान लो कि नहीं बन रहा है उस चैप्टर को रिवाइज करो। देखो जनरली अगर बच्चा का टेस्ट नहीं देता है ना तो उसको नहीं मालूम चलता ना मेरा कौन सा चैप्टर सही कौन सा गलत है। आज बड़े कोचिंग मेरे का टेस्ट क्या होता है, बच्चा टेस्ट देके निकलता है तो मुझे पता चलता है सर थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नहीं बना के, फिर घर पे जाकर रिवाइज करेगा। जैसे मान लो एसएससी में क्वेश्चन अगर बन गया, ग्रुप में किसी से क्वेश्चन बन गया तो उसमें पढ़ाई क्यों करेगा। अभी क्या तुम टेस्ट नहीं देते हो, जो मिल गया चलो पलट के पढ़ना शुरू कर दिया, समझ रहे हो। सकता है उस चैप्टर तुमको बढ़िया से आता हो। अब कौन चैप्टर आता है नहीं आते बताएगा कौन, जब टेस्ट देंगे तब मालूम चलेगा, समझ रहे हो। टेस्ट क्या है, तुम्हें फिल्टर है, टेस्ट क्या फिल्टर है ना, पता रहता है भाई तुम्हारा गलत है तुम्हारा सही हो रहा है। जिसमें स्कोर नहीं हो रहा है जिस पोर्शन में जाकर पढ़ाई करेगा उसको बूस्ट हो जाएगा, फिर जब अगला एग्जाम देने जाएगा तो उसको बूस्ट करेगा, समझ रहे हो। तो करना जरूरी है, समझे अनुप्रिया जी। पापा को बताओ, बच्चा को जैसे मान लगता है ना कि हम बायोलॉजी ले लिए तो लगता है कि अब नाम डॉक्टर लिए जाएगा। 22-23 लाख बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं, 23 लाख बच्चे फॉर्म मिला था पिछले बार। सीट कितनी 22 सीटें तो है ना, बाकी बता कर ऐसे तरह तुम लोग है ना 21 लाख 80,000 के आसपास बच्चे क्या करेंगे। तुम जिस रेस की तैयारी कर, क्या बोल रहे, तुम जिस रेस की तैयारी अगर कर रहे, ये देखो इंजीनियरिंग बहुत सीट वगैरह है, IIT NIT का मिला दो तो बहुत सीटें वगैरह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें 50+ चला जाता है तो बच्चा कहीं ना कहीं सेट कर जाता है, समझ रहे बात। और मान लो कि और भी कोई दिक्कत हो गया तो मान लो कि ढंग की प्राइवेट कॉलेज में पहुंच गया तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं वाला है। और साले मेडिकल वाले में प्राइवेट कॉलेज जाने का मतलब वही है कि है बहुत मुश्किल है। जैसे किसी पेरेंट्स वगैरह की अगर मान लो सैलरी अगर 50,000 भी है ना, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, कैसे कर लेंगे यार। 50,000 कमाने का मतलब यही है कि तुम्हारे फैमिली इनकम एक साल में कितना हो गया 6 लाख रुपये। अब तुम्हारा ट्यूशन फीस वहाँ चला जाएगा एक साल 5-6 लाख रुपये प्लस हॉस्टल फीस, अनुप्रिया जी यही बात है ना। किसी गार्जियन को लगता नहीं मेरे पापा 50,000 रुपये कमाते हैं, एक साल में कितने रुपए कमाएंगे, उनको परिवार को चलाना है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई हॉस्टल फीस भर देना उनको। तो कहने का मतलब क्या, पढ़ाई करो तुम लोग यार, है ना।